हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर इन डेप्थ 11 जनवरी 2021 के। ये मेरा नाम है, मैं अभय गुप्ता, जो आपके साथ ये सारा टॉपिक डिस्कस करने जाऊंगा, जिसमें हमने अलग अलग न्यूज़पेपर से, अलग अलग सोर्स से इन करंट अफेयर्स को तैयार किया है, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और ये सारी चीज़ों से हमने इन करंट अफेयर्स को तैयार किया होता है, जिसमें ये सारे दिन की कल पूरा इंफॉर्मेशन आज का होगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है एक धरोहर को अपनाना, अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग की पहल है ये। इन्होंने इसकी शुरुआत की है और इसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी धरोहर है, चाहे वो प्राकृतिक धरोहर हो, चाहे विरासत हो हमारी, या पर्यटन स्थल हो, उसके संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है उसका संरक्षण व्यवस्थित रूप से किया जा सके। इसलिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है यूएसए की ताइवान नीति। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी न्यूज में है अभी, आपको ढंग से समझना है इसको। यूएसए की ताइवान नीति क्या हुआ है? हाल में ही यूएसए ने ताइवान को लेकर कई बदलाव किए हैं, यानी कि यूएसए ने ताइवान को लेकर अपनी नीति में कई सारे बदलाव किए हैं। जैसे एक बदलाव है, यूएसए ने ताइवान के अधिकारियों पर लगने वाले वीजा प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है। क्या किया है कि यूएसए ने जो पहले वीजा प्रतिबंध लगा रखे थे ताइवान के नागरिकों पर चीन को समर्थन देने के लिए, अब क्या किया है, यूएस ने उन वीजा प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। उन वीजा प्रतिबंधों को समाप्त करने की बात की है और ये कहा है कि अब हम ताइवान के साथ व्यवस्थित रूप से संबंध स्थापित करने का काम करेंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे आपको अब यहाँ पे आप लोगों को एक काम और करना है कि ये ताइवान की लोकेशन आपको देख लेनी है वर्ल्ड मैप में, कि ताइवान कहाँ पर लोकेट करता है, कौन से बॉर्डर कंट्रीज कौन से हैं, ये सारी चीजें आप देख लोगे तो ताइवान का टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब हाल में ही जो यूएसए के सेक्रेटरी हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने इस पॉलिसी की शुरुआत की है, यानी कि यूएसए को लेकर यूएसए ने अपनी ताइवान की नीति को बदला है। तो ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोलार लीफ नोट्स बैट। एक तरह की ये चमगादड़ होती है, ठीक है, एक तरह की चमगादड़ है। अब इसको लेके क्या किया गया है तो आपको मैं बताता हूं। कोलार कर्नाटक में पाई जाने वाली चमगादड़ बढ़ते खनन के कारण विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है, यानी कि ये कोलार लीफ नोट्स बैट जो है आज विलुप्ति की कगार पे पहुंच गई है। और आपको याद रखना है ये कर्नाटक में पाई जाती है, और कर्नाटक में भी वहां उस क्षेत्र में जहां पर कोलार वाले क्षेत्र में, आपको याद होगा ये कोलार का क्षेत्र सोने के लिए फेमस है, यहाँ पे सोने का खनन होता है। और इसी खनन की वजह से क्या हो रहा है, ये बैट या ये चमगादड़ आज अपनी विलुप्ति की कगार पे पहुंच गई है। आईसीयूएन ने कहा है कि इसकी संख्या मात्र 100 से 200 के बीच में बची हुई है। साथ ही आईसीयूएन ने इसे रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है, यानी कि बहुत खतरनाक सिचुएशन में रखा गया है कि अगर इसके संरक्षण में काम नहीं किया गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपनी विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कोई भी संरक्षण नहीं दिया गया है, यानी कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें इसे किसी प्रकार का कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कोलार लीफ नोज बैट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाती है अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। और एक और इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे पूछेगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे हाई प्रोटेक्शन दी गई है, हाई सुरक्षा दी गई है, तो आपको याद रखना है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है इसके लिए। तो ये आपको याद रखना है कोलार लीफ नोज बैट के बारे में, जो कि कोलार कर्नाटक में पाई जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एशियाई जल पक्षी गणना 2020। अगेन इंपोर्टेंट टॉपिक, सो इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। कोलार पक्षी जलगणना काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको जानना जरूरी है। तो आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील में, दूसरी इंफॉर्मेशन आपके लिए ये हो गई, कोलेरू झील कहां पर है तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कोलेरू झील में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सहायता से इस गणना की शुरुआत की गई है, यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसकी शुरुआत कर रही है, ठीक है।
एशियाई जल पक्षी गणना की, और कहां पर की जा रही है, तो आंध्र प्रदेश की कोलोरू झील में इसकी शुरुआत की जा रही है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मां की बगिया पहल। मां की बगिया पहल। अब ये मां की बगिया पहल क्या है, देखो, मध्य प्रदेश की सरकार ने पोषण वाटिका का नाम बदलकर यह कर दिया है। यानी कि पहले एक पोषण वाटिका नाम का पोषण वाटिका नाम की कोई परियोजना थी, अब उसका नाम बदलकर कर दिया है मां की बगिया पहल। अब इसमें होगा क्या, इस अभियान में सरकार पोषण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है जिससे कि पोषण की समस्या का समाधान निकाला जा सके। इसलिए पोषण की समस्या के समाधान के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। ये आपको भी याद रखना है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल में ही चर्चा में रही मां की बगिया पहल किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और इसने किसको रिप्लेस किया है, तो पोषण वाटिका को रिप्लेस किया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो खेलो इंडिया गेम्स से है। खेलो इंडिया गेम्स से है, यानी कि खेलो इंडिया गेम्स आपको याद रखना है। भारत सरकार ने हाल में ही घोषणा किया कि 2022 के यह मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित किए जाएंगे। यानी कि जो ये खेल हैं वो कहां पे आयोजित किया जाएंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है 2021 में यह हरियाणा के पंचकुला में प्रस्तावित है। 2021 में आपको याद रखना है हरियाणा के पंचकुला में ये प्रस्तावित है। 2020 में इनका आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया था। और साथ ही इस साल के खेलों में योग को, ये इंपॉर्टेंट है कि इस साल के खेल में योग को भी एज ए खेल शामिल किया गया है। पहले ये योग कोई खेल नहीं हुआ करता था, व्यायाम था, लेकिन अब योग को खेल के रूप में शामिल किया गया है। किसमें, खेलो इंडिया गेम्स के अंदर। ये आपको याद रखना है 2021 में। और इसके साथ साथ एक और चीज आपको याद रखनी है कि 2018 में इन खेलों की शुरुआत दिल्ली से हुई थी। यानी कि सबसे पहले 2018 से इनकी शुरुआत हुई, जो कि फर्स्ट टाइम दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में टीकाकरण अभियान। आप लोग जानते हैं कोविड-19 की प्रॉब्लम ने किस तरह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, किस तरह हमारे देश के नागरिकों को, किस तरह हमारे देश के प्रवासी मजदूर भाइयों को के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न की थी। तो उसी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। और ये भारत दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर रहा है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और इसकी शुरुआत 16 जनवरी से की जा रही है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 16 जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है, यानी कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कोविड-19 का टीका अलग अलग लोगों को दिया जाएगा। सबसे पहले टीका आपको पता है हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको दिया जाएगा। फिर उन लोगों को दिया जाएगा जो 50 से जिनकी उम्र अधिक है, जो प्रभावित होने के जिनके चांसेस ज्यादा हैं, उनको दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। भारत में टीकाकरण अभियान जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से की जा रही है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है सागर अन्वेषिका पोत। ठीक है, सागर अन्वेषिका पोत जो हाल में ही एक वेसल है, पोत है, जिसकी शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा अनुसंधान के लिए इस पोत की शुरुआत की गई है। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अनुसंधान के लिए इस पोत की शुरुआत की है। यह गहरे समुद्र में अनुसंधान कार्य करेगा, यानी कि गहरे समुद्र में जाकर यह अनुसंधान कार्य करेगा। और आपको याद रखना है ये हिंद महासागर में अनुसंधान के कार्य करेगा, हिंद महासागर में जाकर अनुसंधान के कार्य करेगा। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगेन इंपोर्टेंट टॉपिक, कई एग्जाम में पूछा गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। और 1985 से प्रत्येक साल स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के दिन ही इसको मनाया जाता है। यानी कि जो हमारे यूथ आइकॉन हैं स्वामी विवेकानंद जी, उन्हीं की जन्म दिवस की याद में ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में, जो कि किसकी याद में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। और 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ई दाखिल पोर्टल। अगेन इंपोर्टेंट, ई दाखिल पोर्टल आपको याद रखना है। ई दाखिल पोर्टल है क्या, पंजाब सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण देने तथा उनमें जागरूकता फैलाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। यानी कि ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत किसने की है, ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा की गई है, ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा सके, उनको उनमें जागरूकता फैलाई जा सके। इसलिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। और साथ ही एक और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि अगर कोई किसी कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी की जाती है तो वो आसानी से इस पोर्टल की सहायता से कहां जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है आसानी से। काफी आसान सुविधा बना दी गई है ई दाखिल पोर्ट। यानी कि हमारी सरकारें अब ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा कदम होगा। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मैत्री साइकिल रैली। अगेन इंपोर्टेंट,
अगेन इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। मैत्री साइकिल रैली। तो मैत्री साइकिल रैली क्या है? बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की याद में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने इस रैली की शुरुआत की है। यानी कि बीएसएफ ने किसकी याद में? तो आपको याद रखना है शेख मुजीबुर रहमान की याद में सीमा सुरक्षा बल के द्वारा इस रैली की शुरुआत की जा रही है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे। इन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया था, तो उन्हीं की याद में इसकी शुरुआत की गई है, शेख मुजीबुर रहमान। एक और बात आपको याद रखनी है, बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। ये भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंपोर्टेंट, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक बॉडी है, एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको निक्सी भी कहा जाता है। तो निक्सी ने इंटरनेट डोमेन की शुरुआत भारतीय भाषाओं में शुरू करने की पहल शुरू की है। यानी कि पहले जो इंटरनेट डोमेन आते थे वो इंग्लिश में आते थे, जैसे .com, वेब, ये सारे इस तरह के डोमेन आते थे। तो अब क्या किया गया है? अब निक्सी ने यह पहल की है कि भारत की जो 22 भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में इस डोमेन की शुरुआत की जाएगी। ये आपको याद रख लेना है। निक्सी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। निक्सी की स्थापना 2003 में की गई थी। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री अजय प्रकाश साहनी जी हैं। वर्तमान में अजय प्रकाश साहनी जी निक्सी के अध्यक्ष हैं, जो निक्सी की कमान संभाल रहे हुए हैं। निक्सी के बारे में आपको याद रखना है कि यह अब भारतीय भाषाओं में डोमेन की शुरुआत करेगी, जो कि अपने आप में एक बड़ी पहल है। भारत की भाषाओं को सम्मान दिया जा रहा है, भारत की भाषाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पायनियर्स प्रोग्राम। इंपोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही चर्चा में रहा पायनियर प्रोग्राम किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा से संबंधित है। नासा की पहल है और नासा यह पहल एस्ट्रोभौतिकी अनुसंधान को बढ़ावा देगी। यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स को बढ़ावा देने के लिए नासा ने पायनियर प्रोग्राम की शुरुआत की है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, देश की पहली सौर विद्युत रोरो सेवा। रोरो, सौर का मतलब सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस की शुरुआत की गई है और यह शुरुआत की है केरल सरकार के द्वारा। तो आपको अच्छे से याद रखना है, केरल सरकार के द्वारा रोरो सर्विस की शुरुआत की गई थी। और आपको एक और बात याद रखनी है, केरल अभी हाल में ही न्यूज में था कि इंडिया की सबसे यंग मेयर बनी है, एक राजेंद्रन करके लेडी है, मात्र 21 साल की हैं और वो तिरुवनंतपुरम की मेयर बनाई गई हैं। तो अपने आप में काफी न्यूज में रहा है केरल। तो ये भी आपको याद रखने है कि देश में पहला सौर विद्युत रोरो सेवा शुरुआत करने की जो क्रेडिट जाता है वो भी किसको जाता है? वो भी जाता है केरल को। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर, जिसमें मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर की हेल्प से, पीआईबी की हेल्प से इस पूरे करंट अफेयर को तैयार किया है। अगर ये पहल आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ये चैनल थोड़ा सा ग्रोथ करे, आगे बढ़े और आप लोगों की हेल्प से हम थोड़ा सा और अच्छा कर पाएं। अगर आपका कोई सजेशन हो, प्लीज वो भी सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि और ज्यादा इंप्रूवमेंट इसमें की जा सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक्स के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें हम सारी चीजों को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।